हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 0 होगा और इसे हम बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, तो बेसिक की तरह ही पढ़ना। 4-5 लेक्चर 2-2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन टोटल इसको 2 से 2.5 घंटे दो, 1 घंटे कॉन्सेप्ट में दो एंड देन 1.5 घंटे आप एक बारी क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो। और बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जब आप चैप्टर सॉल्व करते रहोगे तो हो ही जाएंगे। लेकिन इसके फॉर्मूले को आप रिवाइज़ करना, अगर आपकी 10th की मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। बाकी तो जो आपको नीट में ज़रूरत होगा वो तो मैं यहाँ पे आपको बता के स्ट्रॉन्ग करा ही दूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बेसिक कॉन्सेप्ट में, और इसका यूज़ जो है वो सिर्फ फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी होता है। तो होता क्या है कि अगर कोई इक्वेशन जो है, मान लो ax² + bxc = 0, ऐसा कुछ इक्वेशन आता है, तो इसमें बोलता है कि आप इसका रूट निकालो। रूट निकालो मतलब आप x निकालो कि आप x क्या लेके आओगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये bx को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे इसको बांटेंगे कि a × c भी b होगा और a + c भी b ही होगा। तो ये तो आप जानते हो 10th क्लास में। लेकिन अगर मान लो कि किसी फॉर्मूला बहुत बड़ा है और हम नहीं निकाल पा रहे कि a × c क्या होगा, a + c दोनों सेम कैसे निकालें, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ आता है। और इवन अगर आपको बहुत टाइम नहीं लगाना है, आपको टाइम बचाना है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा देना। तो ये फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। देखने में बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, बट आप 3 क्वेश्चन बनाओ, आपको ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम जो होता है वो जनरली जो थ्योरी या कॉन्सेप्चुअल ऐसे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें यूज़ होते हैं, हर जगह यूज़ नहीं आते। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि मान लो कोई एक ऐसा इक्वेशन बन रहा है 1 + x⁴n, और जो x है ना वो हमारा काफ़ी छोटा है, मतलब ये x का ना कोई एग्जिस्टेंस बहुत छोटा है, 1 के कंपेयर में बहुत बहुत छोटा है। तो जो n का पावर है ना वो x के आगे जाके इंटू हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 + xn। और अगर यहाँ माइनस होगा ना तो यहाँ पे आप माइनस लगा देना। तो ये हमारे बाइनोमियल थ्योरम है। इस पे 50-50 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन करने मत लग जाना, 2-4 क्वेश्चन करना। इसको तो क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम फर्स्ट टाइम कहाँ पढ़े थे? तो 10th के मैथमेटिक्स में पढ़े थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP जिसको बोलते हैं, समझ जाना भाई, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो होता क्या है इसमें, जैसे मान लो कि कोई ऐसा टर्म आया, जैसे मान लो कि पहला जो है वो a है, ठीक है, दूसरा जो है वो हमारा a + d है, तीसरा जो आ रहा है वो हमारा a + 2d है। मतलब ये कौन से इक्वेशन में आ रहा है? a + n - 1d, ठीक है। तो अगर ये ऐसा इक्वेशन आ रहा है और ये जो d क्या है, d जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। जब d हमारा कॉमन डिफरेंस है, हाँ, वन मोर थिंग, इसका भी इंपॉर्टेंस आपको उतना यूज़ नहीं आएगा, बट एज अ बस आप जान लो, ठीक है। तो ये जो d है वो हमारा कॉमन टर्म आएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो d है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, और जो सम ऑफ n टर्म होगा, n टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है n/2 × 2a + 2n माइनस नहीं 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर आपको 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा दिया हो ना, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हो अप टू n। अगर ऐसा दिया हुआ है तो जो आपका n होगा वो होगा n + 1/2। तो मतलब जो आपका नंबर आएगा वो होगा n + 1/2। तो ये जो फॉर्मूला है ना वो आपको इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में पोटेंशियल निकालने में काम आता है, या इवन ये ग्रेविटेशन में भी काम आता है, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में हो, जैसे 1² + 2² + 3² अप टू n², तो ये फॉर्मूला जो होगा वो n + 1 2n + 1/6। देखो, जनरली ये जो फॉर्मूला है ना वो एक बार यूज़ होता है मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, और कहीं यूज़ नहीं होता है। बट वो वाला भी ना अगर आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो तो आपको ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल और अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक भी सिंगल क्वेश्चन नीट में कभी भी वैसा नहीं आया है, बट जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, उसमें जो एक लडार
आर वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें कभी कभी या कोई कोई क्वेश्चन में दे देता है, तो मैं ये फॉर्मूला बता देती हूँ। और ये जीपी होता क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो जो जीपी होता है इसका टर्म क्या होता है, ए, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर। मतलब क्या, यहाँ पे प्लस हो रहा था जो कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है कॉमन डिफरेंस, इनटू हो जा रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा हो और ये जो आर है ये यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, आपको जो बोलना है वो आप बोल लो, ठीक है। ये मान लो कॉमन रेशियो है हमारा। तो जो हमारा सम ऑफ एन टर्न होता है जो हमने यहाँ निकाला, वो फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आर आपको पता चल गया, कॉमन रेशियो, ए आपका जो स्टार्टिंग में दिया होगा वो आप ये लिख लेना। अगर ये इन्फिनाइट के लिए दे दिया ना, तो अगर आप इन्फिनाइट के लिए लिख रहे हो तो ये जो टर्म है वो आपका तो चला जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो ए अपॉन 1 माइनस आर हो। तो यहाँ से आपको एक और बात पता चला कि अगर मैं इन्फिनाइट का बोल रही हूँ तो यानी कि अगर आर अपॉन इन्फिनिटी है, तो अगर कोई भी चीज़ के ऊपर इन्फिनिटी आ जाए तो वो जो होता है वो 1 नहीं होता है, वो 0 होता है। तो अगर आप 1 माइनस 0 करोगे तो ये 1 होगा, तो यहाँ पे ए अपॉन 1 माइनस आर होगा। तो आपको ये पता चल गया कि अगर किसी भी टर्म पे इन्फिनिटी होगा तो वो वैल्यू जो होता है वो हमारा 0 होता है। और ये जो है आपको एसी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वाली चीज़ का पता लगेगा। अब जो है ना हम लोगैरिथम की फॉर्मूला पढ़ेंगे, इससे डरना मत। अगर इससे डर जाओगे तो आप लॉग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं पहले फॉर्मूला बता रही हूँ। तो लॉग m इंटू एन, मतलब अगर कोई भी दो टर्म इंटू हो रहा है तो आप उसको लिखोगे लॉग m प्लस लॉग n। ओके, अगर कोई भी चीज़ डिवाइड हो रहा है यानी कि लॉग m अपॉन n, तो लॉग भी जो है वो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज़ आता है। केमिस्ट्री में तो इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा ही यूज़ आता है। तो ये हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। तो आप देख रहे हो अगर इनटू है तो यहाँ प्लस, अगर डिवाइड है तो यहाँ पे माइनस। अब तीसरा फॉर्मूला आता है लॉग m टू द पावर n, तो ये हो जाएगा n log m, मतलब ये जो टर्म है वो आगे जाके इनटू हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं log e टू द पावर m, ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं पे आपको log e टू द पावर m दिया हुआ है और ln m दिया हुआ है और log m दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। log e टू द पावर m जो होता है वो ln m होता है, और log m जो होता है जिसमें बेस के पावर कुछ नहीं होता है वो अलग होता है, दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले उसको log में कन्वर्ट करना है, यानी कि उस log में जिसके बेस पे e नहीं है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, log e टू द पावर m इज इक्वल टू 2.303 log 10m। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 10 है, और अगर यहाँ पे e लिखा हुआ है इसका मतलब आपको log 10 में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये 3 टर्म का मतलब समझ में आ गया। चलो इस log m को मैं log 10m भी लिख देती हूँ। तो आप जो है यहाँ पे समझ गए कि ये दोनों एक भाई भाई हैं और ये दोनों हमारे भाई भाई हैं, और ये इन दोनों से डिफरेंट है। तो अब log e टू द पावर m समझ गए, log 10 टू द पावर m समझ गए, ln समझ गए और log m समझ गए। अब आपकी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब जो log टेबल होता है log 2, log 3, log 4, log 5, तो हम लोग को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिजिक्स में आता है वो log 2 आता है, कभी कभी log 3 आता है और कभी कभी log 5 आता है, ठीक है। तो जो log 2 है उसका होता है 0.3010, जो log 3 होता है वो होता है 0.4771, और जो log 5 होता है वो 0.698, ठीक है। अब जो है अगर कोई भी आता है, जैसे मान लो कि आपको पूछ रहा है कि log 10 टू द पावर 6 बताओ, तो 6 को आप तोड़ सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो, 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पे इंटू में बताया m इंटू n का क्या होगा, log m प्लस log n। तो अगर आपको याद करना है तो आप log 10 टू द पावर मतलब log 1 से log 10 याद कर लो, और नहीं याद करना है तो उसका अल्टरनेटिव बस ये 3 याद कर लो। फिजिक्स में तो यही 3 ज़्यादा आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना कि ज़्यादा ध्यान मत दो, बस इतना ध्यान दो, इसमें 55-60 क्वेश्चन मत करना। जैसे ये अगर थीटा है, ये अगर हम a लिए, ये b लिए, तो वेक्टर में मैंने पढ़ाया है कि ये जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। चलो वेक्टर हटाओ, आपने पढ़ा होगा ना हाइपोटेनस लॉ, कि अगर ये a है, ये b है और ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के अंडर रूट हो जाता है,
ठीक है। तो ये हमारा ये ट्रायंगल हो गया। अब सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जानते हैं। तो जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो टेन थीटा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो मेरे पास एक ट्रिक है, मैं ऐसे याद करती हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो ऐसा समझ लो कि कोई एक लड़की है, वो बाहर फॉरेनर है, तो उसकी ना ब्राउन हेयर, तो इसमें वहाँ पे सम पीपल है या सम गर्ल, ऐसे सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, मतलब पीछे उसने बांध रखा है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। एस से साइन पी और एच, आप समझ गए ना क्या है ये, ठीक है। अब जो साइन थीटा होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, यानी कि आप इसको 1 कॉसेक थीटा भी कह सकते हो। मतलब अगर आपको कॉसेक थीटा निकालना है तो आप हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। सिमिलरली जो कॉस थीटा होता है उसके इन्वर्स में जो होता है वो सेक थीटा होता है, और जो टेन थीटा होता है उसके इन्वर्स में जो है वो कॉट थीटा होता है। देखो आपको ना ऐसे भी कॉसेक सेक और कॉट से ना उतना डील नहीं करना, तो अगर आप ये तीनों याद रखते हो तो ये आपके लिए इनफ है। और वैसे भी आपको ये रेफरेंस में आपने 10th में पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे साइन थीटा पूछूँ तो आपको परपेंडिकुलर पता है, ये साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो थीटा से लग के होता है वो बेस होता है, और जो परपेंडिकुलर और मतलब बेस के परपेंडिकुलर के सामने होता है, ये समझने का तरीका है। थीटा के जस्ट नीचे वाला बेस, और जो परपेंडिकुलर है वो दूसरा साइड, और जो परपेंडिकुलर और बेस में जो राइट एंगल बन रहा है उसके जस्ट जो अपोजिट होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आपको अगर साइन थीटा पूछे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो b अपॉन √a² प्लस b² आप लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया बेसिक। अब जो है हम बात करते हैं कि इसमें कन्वर्जन करना होता है एंगल का, वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक रूल याद करना पड़ेगा। ये मान लो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस, ये तो जान रहे हो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये -x है और ये हमारा -y है। तो यहाँ पे से मान लो हमने 0 डिग्री स्टार्ट किया, 0 डिग्री स्टार्ट करते करते यहाँ से 90 डिग्री गए, यहाँ से 90 डिग्री पे यहाँ 180 डिग्री आया, फिर ये 180 में फिर 90 इधर चल के आया तो ये 270 डिग्री आया, और 270 डिग्री से ये हमने साइकिल कंप्लीट की अपनी 360 डिग्री पे। तो ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, यहाँ पे हमारा 4 क्वाड्रेंट है। लेकिन अगर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सबकी बात करो तो अगर तुम्हारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन 90 डिग्री से 180 तक सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव रहता है। 180 से 270 तक सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होता है, और 270 से 360 तक सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव रहता है। तो आपको ये याद करना बहुत ही ज़रूरत है इसका कि ऑल साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा। तो इसको याद करने का ऐसे मैं ट्रिक बताती हूँ। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो ठीक है, तो अगर उस गेस्ट को आपकी मम्मा आपको बोल रही है क्या कि सेंड टी और कॉफ़ी फॉर ऑल, मतलब साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा ऑल, ऐसे याद रखना है तो रखो, नहीं तो ऐसे याद हो सकता है आपको। तो अब जो है हम वो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपना फेवरेट वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सच बताऊं सिर्फ इसी की ज़रूरत है, इन दोनों की तो मैंने आज तक कभी ज़रूरत नहीं देखी, और इसके ऊपर क्वेश्चन करना भी फुल टाइम वेस्ट है। फॉर्मूले पे क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा, आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते हो ना रिलेशन से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, ये दोनों अलग अलग से, ठीक है। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ एक और फॉर्मूला याद रखो कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो मेरे को लगता है कि आपको ये याद होना चाहिए और आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक आता है टेन थीटा में a प्लस बी या a माइनस बी।
तो ये जो tan थीटा a प्लस बी a माइनस बी है, उसका सिर्फ और सिर्फ वो वेक्टर में वो एंगल निकालने का ज़रूरत है। अगर आप फॉर्मूला से निकाल रहे हो तो, अगर आप कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हो जैसा मैंने बता रखा है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा फ्रिक्शन में, तो ये है tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस, देखो यहाँ प्लस माइनस लिखा है, प्लस वाले के लिए ऊपर प्लस, माइनस वाले के लिए नीचे माइनस, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लस वाले के लिए आप ऊपर माइनस लिख लेना, तो ये हो जाएगा tan a tan b। ठीक है, अगर sin a प्लस माइनस b है तो sin a cos b प्लस माइनस cos a sin b। ठीक है, तीसरा अगर cos a प्लस बी का है, a प्लस माइनस बी का, देखो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना वो 12th के AC वगैरह में आपको कभी कदार यूज़ आ जाएंगे, ये आपको 11th में जनरली यूज़ भी नहीं आता है बिल्कुल भी। तो ये होगा cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ना इस पे 200 क्वेश्चन करने की और बार बार 5-6 लेक्चर, एक घंटे की लेक्चर जो आप 5-6 लेक्चर देखते हो वो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट करेगी और आपके पास टाइम है नहीं अभी। तो ये tan थीटा sin थीटा cos थीटा हो गया। अब इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये दोनों थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं cos स्क्वायर 2a के बारे में। तो ये जो मैंने बताया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, अगर cos 2a निकालना हमें तो वो होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये कहाँ से लिख सकते हैं, आप इस वाले फॉर्मूले को पुट करना है, यहाँ पे cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो आप इसको लिख सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, या आप इसको लिखते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी आप इसी से निकालोगे। यहाँ पे आप cos का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होगा, तो ये cos 2a का हो गया। अगर sin 2a है तो ये तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आता है प्रोजेक्टाइल में, तो ये होता है 2 साइन a cos a। तो ये मोस्ट मेरे को इम्पॉर्टेंट लगता है, जो आपको पता रहनी चाहिए। इस बात करते हैं वो जो a प्लस बी होल स्क्वायर, उनका क्या होता है। जैसे अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत ही सिंपल, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस मत लिख देना, यहाँ होता है माइनस। और अगर क्यूब हो a प्लस बी का क्यूब तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे आप बस माइनस 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 लगा दोगे। तो ये हमारा टोटल फार्मूला का हो गया। अब बात करते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री टू रेडियन। तो ये जो है, अगर आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो आप ना पाई अपॉन 180 कर दो। ठीक है, ये भी आपको AC में और SHM वेव्स में कहीं कहीं यूज़ आएगा, तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको रेडियन से डिग्री होना करना है, रेडियन से डिग्री, तो आप इसको रिवर्स में इंटू कर दो 180 डिवाइडेड अपॉन पाई। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आपको 30 डिग्री को ऐसे रेडियन में लिखना है तो ये 30 डिग्री है, तो 30 इंटू पाई अपॉन 80 कर दोगे तो ये आपका पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये होता है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक आता है साइन लॉ। साइन लॉ मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, NLM में ही पढ़ा रखा है, वेक्टर में ही पढ़ाया है मैंने साइन लॉ। तो साइन लॉ में क्या होता है, ये A B और C होता है। मान लो ये A B और C है, और इसके अपोजिट वाला मान लो ये एंगल B है ना, तो ये एंगल B है, इसके अपोजिट का एंगल A है, इसके अपोजिट का एंगल C है। तो ये होता है क्या कि साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। ये फॉर्मूला आता है कि ये जो एंगल है उसके अपोजिट वाला में अपॉन में कर दो साइड को, ये जो एंगल है उसके अपोजिट वाला में एंगल कर दो साइन को। अब देखो, इसी में एक आता है कि अगर मान लो कि हमारा साइन थीटा बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल थीटा, तो उसको हम थीटा लिखेंगे। ठीक है, और टेन थीटा भी वेरी स्मॉल है तो उसको भी हम थीटा लिखेंगे।
बट अगर हमारा कॉस थीटा वेरी मतलब थीटा वेरी स्मॉल है तो कॉस थीटा यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो साइन थीटा है वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये कहीं कहीं डेरिवेशन में आपको 11-12 में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि अगर साइन थीटा में थीटा हमारा वेरी वेरी स्मॉल है तो वो थीटा के अप्रॉक्स हो जाएगा। जैसे 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री मतलब 5 डिग्री, उसका आंसर ही 5 डिग्री है। आपको फिर उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप साइन 30 वगैरह सॉल्व करते हो। तो अब जो है मैं साइन 30 वगैरह क्या होता है सबके वैल्यू वो बता देती हूँ। तो जो आपको वैल्यू याद रखनी है ना, वो आपको बस याद रखनी है इसकी यहाँ तक और इसकी यहाँ तक, बाकी आप सब अपने से ही निकालोगे। अब मैं बताती हूँ कैसे याद रखनी है। इसकी मतलब जो साइन थीटा है मैं बता रही हूँ, अगर 0 डिग्री है, अगर हमारा साइन 0 डिग्री है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ये आप याद रख लो, ठीक है। अब टेन थीटा का ये याद रखो, 0 साइन 10 0 का 0, 10 30 का 1/√3, 10 45 का 1, 10 60 का √3 और 10 90 का इन्फिनिटी। आपको ये यहाँ से यहाँ तक ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, पूरा पूरा टेबल नहीं याद रखने का ज़रूरत है। अब आप इसी से सबको निकाल सकते हो। ये जो है ना उसका जस्ट अपोजिट कॉस थीटा का हो जाता है। अगर 90 वाले का है तो वो 0 का हो जाएगा, जो 60 वाले का है वो हमारा 30 के लिए हो जाएगा, जो 45 का वो 45 के लिए, जो 30 के लिए वो हमारा यहाँ पे 60 के लिए, और जो यहाँ पे 0 के लिए वो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री के लिए। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक याद किए हो, इसको जस्ट आप पलट के लिख दो तो आपको ये याद हो गया। अब ये याद हो गया। अब जो साइन थीटा का मैंने बताया था कि इन्वर्स कर दोगे तो वो कॉस थीटा का कॉसेक थीटा का हो जाएगा, बट फिर भी कभी भी आपको नहीं पूछता है, आपको सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का पूछता है। अब बोलोगे कि ऐसे जो पूछ देते हैं, तो अगर आपको डायरेक्ट याद करना आप डायरेक्ट याद करो, अगर आपको निकालना है इससे तो आप उससे भी निकाल सकते हो। मैं दोनों तरीका बता देती हूँ। अगर ये यहाँ पे 1 आ गया, अब आपको इसके आगे बढ़ना है तो ये जो पार्ट है ना उसको इधर आप माइनस में करके लिख दोगे। लेकिन साइन थीटा में ना आप माइनस नहीं करोगे। जैसे इसमें क्या होगा, यहाँ पे 120 डिग्री तो 60 का लिख दोगे, 135 है ना तो आप 45 का लिख दोगे, ठीक है। जो हमारा 150 है ना वो आप 30 का लिख दोगे। मतलब ऐसे आप अपोजिट चल रहे हो, लेकिन 1 का उतारना मत, ठीक है। और अगर 180 का चल रहे हो ना तो आप 0 लिख दोगे। सिमिलरली आप इसमें भी वही करोगे, जो 60 का है वो आप 120 में लिखोगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, माइनस आ जाता है। यहाँ पे -1/√2, यहाँ पे -√3/2 और यहाँ पे -1। सिमिलरली टेन थीटा में भी ना आप वही करोगे, बस आपको माइनस लगाना होगा, ठीक है। -√3, ये -1, फिर -1/√3 और फाइनली 180 का हमारा होगा यहाँ पे 0। तो आपको पता लग गया ना, आपको बस यही दोनों याद रखना है, बाकी आप निकाल सकते हो। यहाँ बस थोड़ा ये ध्यान रख देना कि ये दोनों माइनस में आएगा और ये जो है वो हमारा प्लस में आएगा। अब अगर आपको होगा कि आप निकाल के बताओ, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ 2-3 तरीके से निकलता है। एक होता है साइन 90 प्लस थीटा करके, एक होता है साइन 180 माइनस थीटा करके। जैसे मान लो कि आपको 120 दे रखा है तो आप 120 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 30, या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 180 माइनस 60। लेकिन आप जो है हमेशा ये चुनना, अगर आप ये चुनोगे ना तो आपको प्लस माइनस का झंझट नहीं होगा। आप हमेशा ही ये चुनना, तो आपको ये कभी नहीं चूज़ करना। नहीं तो आप प्लस माइनस में या साइन को कॉस में क्या चेंज कर देते हैं, ऐसे बहुत सारा पढ़ाते हैं ना कि साइन को कॉस में चेंज कर देना होता है जब थीटा लगाते हैं। तो क्यों? क्योंकि मैंने वो पिछले वाले में पढ़ाया था ना, वो क्वाड्रेंट वाला हिसाब किताब, कि आपको क्वाड्रेंट में ऑल साइन, ये रहा आपका ऑल साइन टेन थीटा कॉस थीटा। आप इसको अगर नहीं भी याद रखोगे ना, तो अगर आप 180 माइनस थीटा से करोगे ना प्रॉब्लम सॉल्व, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा से मैं बताती हूँ, यही 120 का एग्जांपल लेते तो साइन 180 माइनस 120, तो साइन 120 का साइन 60, तभी तो वो आएगा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है,
हमारा जो साइन 60 का वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका √3/2 है। ना आपको इसके आगे माइनस लगाने की ज़रूरत है, ना आपको साइन को कॉस में चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको यही होगा कि आपको 180 से माइनस करना पड़ेगा। 90 प्लस थीटा करोगे तो फिर तो आपका ये वही होना है। अब अगर मान लो कि ऐसा आ गया कि साइन माइनस थीटा ही है तो आप उसको माइनस साइन थीटा लिखोगे। अब बोलेगा कि कॉस माइनस थीटा ही है तो आप उसको माइनस कॉस थीटा नहीं, आप अगर कॉस माइनस थीटा दिया है तो आप उसको कॉस थीटा लिखोगे। अगर आपको टेन माइनस थीटा दिया हुआ है तो आप उसको माइनस टेन थीटा लिखोगे। तो आप देख रहे हो साइन और टेन थोड़ा बहुत एक जैसा है, लेकिन कॉस जो है वो थोड़ा सा इन दोनों से दूर दूर रहता है। तो ये आपके दो इम्पॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पे 180 डिग्री है ना, अगर आप सिमिलरली 360 डिग्री के साथ भी करोगे ना तो भी वही होगा। अगर आपको ऐसे कुछ ज़्यादा वैल्यू दे दिया, जैसे 270 डिग्री हो गया, तो आप 360 माइनस थीटा करना, अब 180 प्लस थीटा करके मत करना। तो या तो आप 180 माइनस थीटा करके करो या तो 360 माइनस थीटा करके करो। बट जनरली इससे मतलब बहुत ज़्यादा एंगल से क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको ऐसे ही पूछते जिसमें 180 माइनस थीटा करके आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारे सारे बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट ख़त्म हुए। अब जो आता है वो आता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। और रियली अगर आपको सारे चैप्टर को स्मूथली करना है, आपको क्वेश्चन स्मूथली करना है, तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा टाइम देने का ज़रूरत है। तो मैं आपको जितने भी फॉर्मूले बताऊंगी यहाँ पे, जितने भी फॉर्मूले, उसको ना वैसे डिट्टो याद कर लेना और हर फॉर्मूले पे ना कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एट लीस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सबसे सिंपल वाले के लिए। जब मान लो y दिया हुआ है और इज इक्वल टू k और उसके बगल में कोई भी कांस्टेंट x y z कोई भी कांस्टेंट, तो उस केस में जो हमारा डिफरेंस, अच्छा सबसे पहले इसको लिखते कैसे, तो इसको लिखते हैं dy/dx। अगर ऐसा dy/dx करके दिया तो उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ में ऐसे इस तरह का साइन बना हुआ है और मान लो कि r/dx है तो इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, और dy/dx जो तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू k इंटू कोई भी कांस्टेंट होगा, मतलब जो चेंज नहीं होता, जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी है, तो यहाँ पे जो हमारा dy/dx है वो सीधे सीधे 0 हो जाएगा। इसका भी बहुत बार यूज़ आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो यहाँ पे जो हमारा dy/dx हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये पार्ट इधर इनटू हो जाएगा, तो ये होगा nx टू द पावर n-1। ये भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं जो वैल्यू चेंज करते हैं कॉस और साइन की। अगर y हमारा साइन x है तो हमारा dy/dx जो है वो cos x हो जाएगा, ठीक है। और अगर y हमारा cos x है तो हमारा dy/dx जो है वो माइनस साइन x हो जाएगा। मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ। और इसके अलावा आपको सेक टैन कॉसेक मत पढ़ो, बिल्कुल यूज़ नहीं आएगा, बिल्कुल मत पढ़ो। जो चौथा इम्पॉर्टेंट, ये 3 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। जो चौथा होता है ln वाला, तो अगर हमारा ln x है तो यहाँ पे जो हमारा dy/dx है वो होगा 1/x, ठीक है। अब आते हैं कि अगर e टू द पावर समथिंग होगा, जैसे y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फ़ा x प्लस बी, मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा कभी भी दिया हुआ हो, ठीक है। ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये छोटा छोटा चीज़ क्या होता है ना, अगर आपको नहीं आता है तो आपको लगता है कि आपकी फ़िज़िक्स बहुत वीक है, बट ऐसा होता नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान दो, जो नहीं आता उस पर ध्यान दो। तो dy/dx, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो ये जो अल्फ़ा है, ठीक है, वो अल्फ़ा को पहले आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप e टू द पावर जो भी होगा अल्फ़ा x प्लस बीटा, आप उसको सीधा सीधा उतार देना। मतलब क्या करना है आपको, ये जो पहला वाला पार्ट है उसको यहाँ पे इंटू कर देना, बाकी सेम टू सेम आप उतार देना, ठीक है। ये हमारा आ गया आपका e टू द पावर जो भी होगा। अब आते हैं इसके सिंपल फॉर्मूले पे जिसमें इनटू और डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर y हमारा v इंटू यू है, जैसे वहाँ पे हम log mn करते थे तो log m प्लस log n करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो पहला टर्म है उसको इंटू करोगे दूसरे टर्म के डिफ्रेंशिएशन से, यानी कि v इंटू यू है तो v को du/dx प्लस, अब u को आप, अब इस बार आप u को इंटू करोगे, dv/dx, ठीक है। यह आपका हो गया इंटू। अब हम बात करते हैं डिवाइड की। जो डिवाइड वाला फॉर्मूला होता है, मैं बताऊँ
कहीं नहीं यूज़ आता, कहीं भी नहीं। ये आपको वही 11-12 में पढ़ाएंगे, बार बार डिफ्रेंशिएशन इतना निकालो वैसा निकालो। फिर भी मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। v/u है अगर मान लो, तो ये आप सिमिलर करोगे, ठीक है। आप इस पर माइनस लगा दोगे, मतलब आप जो भी टर्म उतारोगे अपॉन में v का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर जो भी नीचे वाला टर्म है हमारा, मान नहीं ये v/u है ना, तो यहाँ पे u का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मत याद करो, कुछ नहीं होने वाला आपको इसको याद करके। आप ये याद। अब बात करते हैं हमारे इंटीग्रेशन के। हाँ, तो आप जो है इसके क्वेश्चंस कर लेना, इतने ही फॉर्मूले के। आप अगर इतने भी फॉर्मूले के क्वेश्चन कर लोगे ना, ट्रस्ट में आपको पूरे फिजिक्स में और कहीं भी कोई भी फॉर्मूले को याद करने की और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो एक्सेप्ट वो इन्फिनिटी E0, तो वो सब दूसरा केस है, ठीक है। बट ये आपको याद कर लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मैंने E∞ तो इज इक्वल टू बता ही दिया कि ये जो होता है वो हमारा 0 होता है। और अगर e⁻0 है कोई भी चीज़ तो ये 1 होता है। तो ये आपको ना AC, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो AC वगैरह में ना ये यूज़ आता है, या फिर वो डीके वगैरह, करंट डीके वगैरह में ये फार्मूला आपको यूज़ आता है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन ओवर हुआ। तो आपको ये फॉर्मूले बार बार पढ़ने हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन का जो है मैं यहीं पे लिख रही हूँ ताकि ना आप इसको कंपेयर कर सको और आपको डिफरेंस पता हो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारा xn dx है, यहाँ पे देखो xn था ना, वैसे अगर यहाँ पे इंटू, क्योंकि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में आपको ऐसे होता है, मतलब r/dx और यहाँ dy/dx, या फिर अगर यहाँ पे आप लिख दो y/dx, ईजिली आपको समझ में आएगा। तो मान लो यहाँ पे xn dx है, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है xn+1 अपॉन n+1। मतलब n+1 आप ऊपर भी कर दो और n+1 आप नीचे भी कर दो। जैसे मान लो कि आपको x² है ना, अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है उसका ना, तो आप डायरेक्ट ये कर दोगे कि xn+1 मतलब क्या, x3 अपॉन 3। अगर आपको यही डिफरेंशिएशन करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n इंटू n-1 है, ठीक है, तो आप 2x लिख दोगे क्योंकि 2 - 1 1 होता है। तो यही बस छोटा सा डिफरेंस होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में टर्म आपका बढ़ गया, डिफरेंशिएशन में आपका टर्म घट गया। और ये ग्राफ में तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आता है, एरिया निकालने में काम आता है, ग्राफ निकालने में काम आता है, और भी बहुत 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 जगह काम आता है कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो हमारा दूसरा फॉर्मूला आता है 1x dx, अगर उसका इंटीग्रेशन होता है तो उसका होगा ln x प्लस सी। अच्छा देखो, ये प्लस सी का क्या है कि ना, ऐसे हम कोई कांस्टेंट जोड़ते कि सिर्फ यही नहीं आता, उसके साथ एक और टर्म भी आता है। अगर नहीं ध्यान देना है मत दो, कुछ नहीं होने वाला इसको ध्यान देने से, ठीक है। तो यहाँ अगर ln x आ रहा है, ये देखो वो कौन सा क्वेश्चन है, वो ln x का 1/x होता था, यहाँ 1/x का ln x हो रहा है, ठीक है। अगर sin x है हमारा, sin x dx, तो ये होगा -cos x और प्लस सी, नहीं ध्यान देना है मत दो, ठीक है। दूसरा है cos x dx, ठीक है, अच्छे से रखना, यहाँ इंटू dx होता है और ये ऐसा साइन होता है। तो यहाँ अगर cos x देखा ना, तो यहाँ पे sin x, देखो कितना चेंज हो गया। यहाँ पे साइन के साथ जब cos दे रहा था ना, तो यहाँ पॉजिटिव में दे रहा था, लेकिन अगर आप यही इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये निगेटिव में दे रहा है। यहाँ पे निगेटिव में साइन आ रहा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव में साइन आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं वो ई वाले पावर के, अगर कुछ देखते तो अगर e⁴ प्लस बीटा अगर हम देख रहे हैं, इंटू dx करोगे, तो आप जो यहाँ पे इंटू कर रहे थे ना आगे अल्फ़ा, बस इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दो अल्फ़ा, और बाकी जो है आप टर्म जैसे लिख रहे थे αx e⁴x प्लस बीटा, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटू कर रहे थे, यहाँ पे आप जस्ट डिवाइड कर दे रहे हो। अब जो आता है सबसे मतलब ऐसे एक क्वेश्चन देखा होगा कि आप इसमें से इसमें कन्वर्ट करो, इसमें से इसमें कन्वर्ट करो, मत पढ़ो वो कन्वर्जन वाला, इतना कन्वर्जन नहीं होगा कहीं भी, आपको सीधा फॉर्मूला आएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे वो पूछ लेंगे ऐसे, आपको बुक में मिल जाएंगे, ln sin x² करो, sin x²। अब आप क्या करोगे, आप इसको पूरा जो डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रिएक्शन वाला सब करने लगोगे कि चेन प्रोसेस जो होता है कि 1/sin x² लिखे पहले, कि 1/x² लिखे पहले, उसके बाद क्या लिखें। अरे मत लिखो, मत पढ़ो, नहीं आएगा, ज़रूरत नहीं है तुमको। ये सिर्फ क्या है ना कि टेस्ट सीरीज़ में आपको अगर पूछ रहा है तो आप उसके लिए पढ़ ले रहे हो,
नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बेसिक मैथमेटिक्स से एक आता है, और वो भी कितने कितने साल में आता है। आपको ये सारे इम्पॉर्टेंट है जो आपको हर चैप्टर में यूज़ आएगा, वो आप वो पढ़ लो पहले। इसमें टाइम मत दो, आपको बहुत कुछ और पढ़ना है, आप उसमें टाइम दे दो। बहुत जगह मैक्सिमा मिनिमा आएगी, फॉर्मूला, इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप अगर बुक खोलो तो आपको इसमें 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो फॉर मैक्सिमा वैल्यू क्या होगा, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 0, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होगा, अगर वो निगेटिव हो गया तब वो आएगा मैक्सिमा। मतलब क्या कर रहे हो आप, पहले सिर्फ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है, और फिर डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। पहला जब डिफ्रेंशिएशन करो उसको आप 0 से इक्वलाइज कर रहे हो। जब आप दूसरा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको या तो पॉजिटिव में आंसर आएगा या तो आपको निगेटिव में आंसर आएगा। मैक्सिमा है बट यहाँ निगेटिव में आंसर आएगा। और जो दूसरा है वो मिनिमा, मिनिमा वैल्यू में डी वाई बाई डी एक्स, पहले ये भी आप 0 करोगे, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो आपका पॉजिटिव में आएगा। तो जनरली पता है इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको ना ये जो है निगेटिव दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वो आपका मैक्सिमम वैल्यू है। अगर पॉजिटिव डबल डिफ्रेंशिएशन निगेटिव दिया है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है वो मैक्सिमम है, और डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव देना है तो आप समझ जाना मिनिमा है। इसमें भी बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे कि जो है आपके 2 वैल्यू निकल रहे हैं, तो 2 वैल्यू में किसको मैक्सिमा लिखें, किसको मिनिमा लिखें, एक्स का वैल्यू पुट कर। मत पढ़ो, मत करो वो क्वेश्चन। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता, एटलीस्ट जो ड्रॉपर है उनको पता है कि कहीं नहीं पूछते हैं, बस आपको ये सब पढ़ के टाइम ही किल होना है, और इसको रिवाइज करके भी टाइम ही किल होना है। So that's all for the video, and if you like my video please hit the like button, and if you want to study any specific topic शर्माओ मत, कमेंट में लिख दो, I'll teach that, and please subscribe to my channel. Okay, thank you.